So hello everyone, how are you? I hope you are fine. So let's, as you know, the video title and thumbnail. So in this video we are going to see how to fill PIQ form and what mistakes to avoid to got not recommendation in SSB interview. So there are some precautions and to do's and don'ts. So let's discuss about each of them one by one. So I have written some points here. So, what is PIQ? First of all, we know it is nothing but it is called personal information questionnaire, in which we have to mention about our details as well as our parents' details, family, everything, and so that they got officers got a overview of yourself. Okay, so ये जो फॉर्म है वो हम अगर हम देखें, ठीक है, जब हमारा मैन एसएसबी होता है तो हमको ये भरने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ असेसमेंट फॉर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड जीटीओ, ठीक है। जब आपका फाइनल कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें जो आप इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तो उसके जो आंसर्स हैं आपके पीआईक्यू फॉर्म से मैच करे जाते हैं कि जो आपने पीआईक्यू फॉर्म में भरा है वो आपके आप जो आप वहाँ आंसर दे रहे हो वो मैच है कि नहीं। अगर उनमें दोनों में जो है एग्जैक्ट इक्वलिटी में मैच नहीं होती है, तब उनको आप पर जो है डाउट होता है कि ये यू आर ए जेन्युइन कैंडिडेट और नॉट, ठीक है। सो देखते हैं पहले पीआईक्यू फॉर्म। तो जब हमारा डे 1 होता है स्क्रीन इन वाला, तो उस दिन हमें दिया जाता है और लगभग 20 से 30 मिनट दिए जाते हैं इसको फिल करने के लिए, ठीक है। हम एंड उसमें जो है हमें ऑनेस्टी, क्लैरिटी एंड सब कुछ मेंशन करना होता है अच्छे से हमें को, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, लाइक हमारा नेम, रोल नंबर। अभी मैं आपको पूरा भर के भी दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ये पीआईक्यू फॉर्म है, ठीक है, इसको पूरा हम अच्छे से भर के देखेंगे। सो पर्सनल डिटेल सेक्शन में ये हमारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह हमारी भरी जाती हैं, ठीक है। ये एजुकेशन डिटेल्स सारी 10th-12th की ग्रेजुएशन की, फिर के बाद, ठीक है। तो उसके बाद चलो भर के देखते हैं इसको। एंड में हम प्रिकॉशंस देखेंगे जो हमें चाहिए होते हैं। देखो कुछ ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होता है आपका जिस भी जगह इंटरव्यू हो तो उसका सिलेक्शन बोर्ड का नाम, नंबर एंड प्लेस, ठीक है। जैसे भोपाल का है किसी बच्चे का तो उसको भोपाल लिख दिया। बैच नंबर एंड एंट्री इसकी सीबीएस ओटी है, whichever you have, like FCAT, NDA, you have to mention this. In here you have to write your chest number whichever is allotted to you, and here you have to write UPSC अपना roll number, okay, which is written in your admit card. After that you have to mention your name here in capitals, okay. After that father's name, that mother name, and in the fifth point you can see प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस में जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आफ्टर दैट स्टेट। जैसे कि इसने लिखा बच्चे ने यहाँ पे प्लेस का नाम लिखा महाराजा ग्रीन्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मथुरा और स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। सो आप अपनी प्लेस की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन जो है गूगल पर सर्च कर लीजिए और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपका जो है मथुरा है, भोपाल है, कुछ भी है, ये गूगल पर आपको अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी। अगर जैसे कि मान लो 14,25,000 है, 14,25,000 है किसी भी जगह की पॉपुलेशन, तो आपको वहाँ पर 14 लाख अप्रोक्स मानना है, 25,00,000 को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ऐसा अप्रोक्सीमेट। एंड फिर जो आप यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम रेजिडेंस की प्लेस में, वहीं पर वही सेम टू सेम प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस लिख देना। एंड प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस अगर आपका अलग हो तो यहाँ पर आप अलग लिख सकते हैं। अगर आपका तीनों ही सेम है तो तीनों ही यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, ठीक है। सो प्लेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट इज हेडक्वार्टर और नॉट। जैसे कि ये सर्च कैसे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सर्च करके। सपोज यहाँ पर आप गूगल पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है कहीं भी, मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो है नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र, तो ये लिखोगे आप यहाँ पर वेदर नागपुर महाराष्ट्र,
इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। अपना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, अपने स्टेट का जो है कुछ भी लिख दीजिए। नागपुर की जगह जयपुर हो, चाहे बरेली हो, कुछ भी यहाँ पे आप लिखोगे। यस, तो यह यस नागपुर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द नागपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर ये है तो नहीं है। अगर आपका जो है नागपुर को किसी अंदर किसी विलेज में है, ठीक है, तब आप उस विलेज का नाम डालोगे। तब यहाँ पर जैसे कि नागपुर कोई विलेज देखते हैं, कोई सा कुछ भी, फिर नागपुर की जगह डाल देते हैं दोना बरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैंने ये दूसरी चीज़ डाल दी, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, ठीक है। तो देखते हैं, बरेली सिटी इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑल्सो द बरेली डिवीजन फॉर द, ठीक है। दोना इज अ स्मॉल प्लेस। तो देखो, तो दोना, अगर मैं बरेली के दोना नाम की जगह में रह रहा हूँ, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये है तब होता है जब आप उस डिस्ट्रिक्ट में के अंदर मेन जगह पे रह रहे हो। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी स्मॉल जगह पे रह रहे हो, विलेज में, तहसील में, तो वहाँ पर आपका ये नहीं होगा, ठीक है भाई। सो आपको डाउट ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर फिल द डिटेल्स लाइक योर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेयर ऑल्सो, देन योर रिलीजन, ठीक है, देयर योर कैटेगरी, देन आफ्टर दैट मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ एंड योर मैरिटल स्टेटस, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप कैसी है। तो जैसे कि अगर आप वो स्टेइंग टुगेदर है, साथ रह रहे हैं, तो ठीक है, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, विच एवर जो भी हो उसको, ठीक है। योर एज एट द टाइम ऑफ, ये भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर डिवोर्स नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्या लिखा है, स्टेइंग विद भी कुछ नहीं है। पेरेंट्स अलाइव, तो यस लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है अपनी पूरे फैमिली मेम्बर्स की, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फादर की एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएशन लिख दिया यहाँ पर। आप ग्रेजुएशन में जो है पर्सनल और कोई डिग्री का भी नाम भी लिख सकते हो। जैसे अगर बीएससी है तो बीएससी भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, जैसे कि कोई सी भी आर्मी में है, कुछ जो भी है, उसकी पोजीशन लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर उनकी इनकम पर मंथ में लिखनी है। ठीक है। सेम फॉर मदर की क्वालिफिकेशन, हाउस वाइफ वगैरह हैं, जब कोई जॉब है तो वो ऐसे ही अपने बड़े भाई छोटे भाई की लिखनी है, ठीक है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनकी इनकम तो उनकी कोई है नहीं, तो आपको यहाँ पे डैश छोड़ देना है, ठीक है। जीरो नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी आपका एजुकेशन रिकॉर्ड है, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले अपने हायर सेकेंडरी या मैट्रिक, तो ये 10th क्लास होती है बेसिकली, ठीक है। ये वाली 10th होती है, फिर 10+2 यानी कि 12th, ग्रेजुएशन या पीजी, जो कुछ भी, ठीक है। तो 10th में तो कोई स्ट्रीम तो होती नहीं, तो ये खाली छोड़ देना है आपको। इस अपने स्कूल का पूरा नाम लिखना है, जैसे के वी नगोदर। आप अगर आप के वी स्कूल का नाम काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पे चुपचाप से जो है फुल फॉर्म लिख दीजिए, KVS ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। फिर यहाँ पर जो है बोर्ड, यूनिवर्सिटी लिखना है, जो भी हो, UPSC या स्टेट बोर्ड का नाम, जिस ईयर में पास किया वो लिखना है यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जितने गेन किए वो लिखनी है, ठीक है। डिवीजन लिखनी है। डिवीजन आपकी देखो लगभग 60% से ऊपर नंबर पर फर्स्ट डिवीजन बनती है। तो जो आप ये देख सकते हो गूगल पर कितने नंबर पर कितनी डिवीजन होती है, वो लिख दीजिए यहाँ पर। मीडियम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन लिखना है यहाँ पर, इंग्लिश, डे स्कॉलर, ठीक है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, उसमें आपकी कोई अचीवमेंट 10th में, जैसे कि आप अपना स्कूल टॉप किया हो, या डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हो, या फिर जो है अपना कोई बहुत ही स्कॉलरशिप अच्छी वाली जो है वो अचीव की हो, लाइक जैसे स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप चलती है, जो किसी टॉपर बच्चे को दी जाती है, कोई अवार्ड दिया जाता है ना, तो वो लिख देनी कोई सी अचीवमेंट। अगर नहीं है तो कोई खाली छोड़ दो। सेम फॉर 12th के साथ, 12th में आपको आपकी ब्रांच लिखनी है, PCB, PCM, कॉमर्स, साइंस, आर्ट और कुछ भी, ठीक है। यहाँ भी इसके भी का वो स्कूल का नाम। सेम फॉर दिस
सेम फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी आपको देखो पूरा नाम स्कूल में जब नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, पूरे जो फुल फॉर्म है नीचे यहाँ पर मेंशन कर दोगे। जैसे कि इस बच्चे ने की है केवी, यहाँ केवी लिख दिया और यहाँ केवी की फुल फॉर्म बता दी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे GLA, इग्नोउ, AWE, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छे से परसेंट वगैरह चेक कर लीजिए अपनी, और वही लिखना, ठीक है। पॉइंट में मत लिखना, उसको राउंड ऑफ करके कंप्लीट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपका जो है एज के बारे में। तो एज इन मंथ्स, तो यहाँ पे अपनी एज देख लीजिए मंथ्स में, गूगल पे निकालेंगे एज मंथ्स में निकालने के लिए यहाँ पे लिखोगे आप, वहाँ गूगल पे जाओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको एज कैलकुलेटर, ठीक है। और ये पहली वाली वेबसाइट पर खोल लेना है इसको। अभी ये वाली साइट चलने के लिए लग रही है। हाँ वो साइट चल नहीं रही है, तो चलिए इस बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे एज, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो भी हो। सपोज हमने 13 जुलाई 2005, ठीक है। और जो भी आपकी डेट निकालनी है आपको कहाँ से, महीने की लास्ट दिन से। जैसे कि अभी चल रही है क्या, दिसंबर चल रही है, ठीक है। तो दिसंबर क्योंकि आपको 12 दिसंबर से डेट नहीं निकालनी है, आपको निकालनी लास्ट डे ऑफ दिसंबर। दिसंबर के लास्ट डे में कितने, 31 दिन है, तो है 31 निकालनी है। 31, सॉरी ये तो मंथ हो गया, ये होगा 31 2025, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, 1 मिनट, ये सॉरी गलत हो गया, 13 जुलाई यहाँ पर चाहिए। कैलकुलेट करोगे भाई तो ये आपकी आ गई 20 साल 20 ईयर्स 5 मंथ्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देनी है ऐसे ही, यहाँ से निकाल कर 20 ईयर्स एंड 5 मंथ्स करके, ठीक है। आपकी हाइट जो है वो मीटर में लिख दीजिए, और देन यहाँ पर वेट लिख दीजिए। Then your write your present occupation and personal monthly income. If you have, if you are working, then you can write this. If you are a student, then you don't have to leave this. After that, here is your NCC details. So whether you take NCC training, so yes, right here, or no, then you have to leave this. If yes, then you have to write your total training, ठीक है। wing, which division, and your certificate obtained, which type of certificate obtained you have, like C, A or B, anything, ठीक है। After that you have to write which types of sports do you play, whether in your 10th 12th or in graduation or casually you can write, ठीक है। जैसे इस बच्चे ने लिखा है कबड्डी 2016 से 17 के बीच खेला है इसने, ठीक है। कहाँ पर खेला, रिप्रेजेंटेड स्कूल कॉलेज इंटर हाउस में खेला, ठीक है, स्कूल के अंदर इंटर हाउस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कौन सी थी, विनर गोल्ड मेडल, ठीक है। अगर आपने मान लो इन सब नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, तब भी आपको कुछ भी लिख देना है, खाली मत छोड़ना इसको, इंप्रेशन खराब जाता है जब आप खाली छोड़ते हो ना। तो आपको कुछ भी लिख दो, मान लो फुटबॉल लिख दिया। अब आपको जो डेट ऑफ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन डाल दो, कुछ भी, मान लो 10 से 12 के बीच में खेला था, तो आपने जब 10th स्टार्ट करी और 12th खत्म करी, उसकी टाइम पीरियड लिख देना है। देन आपने कुछ यहाँ पर वो नहीं किया, रिप्रेजेंट वगैरह, मान लो ऐसे ही खेला, तो यहाँ पे लिखना है यू राइट कैजुअली, ठीक है। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, आपको हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट लिखना है। ये सब जब भरोगे तो हॉबीज़ में आप जो भी आपकी ऑनेस्ट हॉबीज़ हो वो लिखनी है, ठीक है। कोई भी ऐसी, यू डोंट हैव टू राइट एनी फेक हैबिट, और ऐसी हैबिट जो कि आपको ये कभी देखी नहीं, मतलब कभी नहीं हो, क्योंकि जब आपसे PIQ फॉर्म में पूछकर सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, जैसे यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दी और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हैबिट्स और आपने जवाब नहीं दे पाए, तो वही पता चल जाएगा कि आपने ये फेक लिखी है, ठीक है। तो ऑनेस्टली वही लिखना जो आपने करी हो।
Then after that you have to write your name of the activity group, participation in extra curricular activities. ठीक है, सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने कभी डांस में, सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, कोई भी फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हो कॉलेज स्कूल लेवल पर, या फिर कभी क्लास में मॉनिटर बने हो, या फिर हाउस के कैप्टन बने हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है, स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट किया हो, है ना, वो सब यहाँ पे लिख सकते हो, कब से कब तक किया, यानी वो लिख सकते हो। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, अगर नहीं है तो मत लिखो उसे, और है तो लिख दीजिए, ठीक है। सेम फॉर हियर पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनसीसी स्काउटिंग, अच्छा एनसीसी स्काउटिंग वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कैप्टन ऑफ कबड्डी है, स्कूल मॉनिटर, जो कुछ भी है, ठीक है। फिर लिखना है अब नेचर ऑफ कमीशन, आपका क्या कमीशन है नेचर का, यानी कि जिस अब मान लो आप ओटी की लिए जा रहा है ना ये लड़का, तो ओ टी एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो उसने यहाँ लिख दिया। अगर आप आईएमए की तरफ से लिए जा रहे हो तो वो परमानेंट कमीशन, तो परमानेंट कमीशन लिखना है, ठीक है। चॉइस ऑफ सर्विस ओटी में सिर्फ आर्मी होती है तो यहाँ लिखना है। अगर आप नेवी की टेक के लिए जा रहे हो तो नेवी लिख देना है यहाँ पर। नंबर ऑफ, क्या है ये, नंबर ऑफ चांसेस, जितने आपको चांसेस मिल चुके हैं अभी तक, कितना मतलब कौन सा अटेम्प्ट है। अगर आपका जीरो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यहाँ पे आपको लिखना है जीरो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे जीरो लिखना है आपको। अगर आप रिपीटर हो तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, दूसरी बार तीसरी बार जितना भी अटेम्प्ट तो आपको उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंटर, अगर आप जब भी जो हो पिछली आउट हुए हो तो उसकी डिटेल्स लिखनी है, जैसे कि ये बच्चे लिख रखे हैं AFSB में वाराणसी में आउट हुआ था, ठीक है, उसका प्लेस, डेट और चेस्ट नंबर, ठीक है। आप उसके लिए PIQ फॉर्म को पूरा भरना सीख लिया, ठीक है। आप कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी होते हैं भाई, तो वो एक बार देख लेते हैं। सो ठीक है, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं बता दिया था, क्लास मॉनिटर जो भी आपकी टीम कैप्टन वो है ना, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में NSCC NSS हो गया था, ये भी बता दिया था, ठीक है। अब देखो एजुकेशन डिटेल्स में अगर आपकी गैप है, एजुकेशन डिटेल्स में अगर आपकी गैप है ना, तो वो भी आपको मेंशन करनी है, गैप को मेंशन करना है। डू नॉट हाइड गैप ऑफ फेल्योर्स, नो एक्सप्लेनेशन अनलेस आस्क्ड, और गैप का एक्सप्लेनेशन तब तक मत दो जब तक पूछा ना जाए आपसे, ठीक है। आफ्टर दैट पर्सनल डिटेल्स में देखो, हाँ, ओवर राइटिंग मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, और जहाँ कैपिटल में लिखा जाए नाम वगैरह तो वो कैपिटल में लिखना, ठीक है। वही है, राइट एग्जैक्टली एज पर ऑफिशियल, और राइट एज पर योर डॉक्यूमेंट्स बेसिकली ऑन ऑफ 10th मार्कशीट। 10th के रिजल्ट में आपकी जैसे स्पेलिंग है, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम वो लिखना है, और एक बार अगर आप PIQ फॉर्म को गलत कर देते हो तो आपको दूसरा नहीं मिलता है भाई, ठीक है। और जो है उसमें कटिंग की मत करना, अगर ऐसे कटिंग कर देते हो वो मत करना, कटिंग होनी ही नहीं चाहिए, और ना ही वाइटनर, डोंट यूज वाइटनर, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपको जो है इसकी PIQ फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको डर लगता है इसको भरने में, तो आप जो है इसको प्रिंट करा लीजिए, ग्रुप पे मैंने इसकी PDF दे रखी है, हाथ से जाके इसको प्रिंट करा लीजिए, और फिर 2-3 इसकी फोटोकॉपी करा के इसको बार बार भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एंड हमने देख लिया था, आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो ये नहीं लिखना है, अदरवाइज ये लिख सकते हो, फ्रेशर्स को खाली छोड़ देना, ठीक है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट में देखो, राइट ओनली जेन्युइन हॉबीज लिखनी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो चूज हॉबीज यू कैन कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन, अच्छे से उनके बारे में प्लीज बताओ। जैसे अगर आपने फुटबॉल लिख दिया हॉबी, ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपसे फुटबॉल के बारे में पूछेगा कि फुटबॉल का जो है लेंथ एंड ग्राउंड का लेंथ एंड ब्रेथ कितना होता है, फुटबॉल का वेट कितना होता है, गोल पोस्ट की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप्स के जो है पेनल्टीज होती हैं, एंड मैनी मोर। सो यू हैव टू थॉरोली लर्न अबाउट दी हॉबी दैट यू हैव मेंशन्ड, ठीक है। सो अच्छे से उसके बारे में पढ़ के जाइए अभी से। प्रेफर कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल हॉबीज बतानी है, एंड अवॉइड फेक और कॉपीड हॉबीज। और हाँ, अपने आसपास के किसी दोस्त से कॉपी करके नहीं लिखनी कि आपके दोस्त ने लिख दिए चेस और अपने लिख दिए चेस, ठीक है।
वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। नेक्स्ट देखते हैं गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है, वही सब है। कैजुअल प्लेयर्स है तो कैजुअल लिख देना वहाँ पर अपना, ठीक है, आपने किसी चीज़ पार्टिसिपेट नहीं किया। फैमिली बैकग्राउंड में ये लिख देना है, ठीक है। कीप इट फैक्चुअल एंड सिंपल। आफ्टर दैट रीजन फॉर चेंजिंग आर्म फॉर्म्स, ये तो वैसे आपसे नहीं मांगा जाएगा, वो PIQ फॉर्म, बट ये आपसे जो है इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सो आपका रीज़न जो भी हो वो उसको मेंशन कर देना है। फिल्मी और ओवर पेट्रियोटिक लाइन्स नहीं बोलनी है, पूरी देशभक्ति से भरी लाइन, ठीक है। फोकस ऑन मोटिवेशन, नेचर ऑफ डिफेंस लाइफ एंड सर्विस, ऐसा कुछ भी ऑनेस्ट आंसर लिखना है। ChatGPT से मत लिखवाना आंसर भाई, बस वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, बट पूरा आंसर उसी का लिखा हुआ एग्जैक्ट नहीं बता देना है उन्हें, ठीक है। लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन टिप्स में क्या है, ये आप पढ़ सकते हो। कटिंग एंड ओवर राइटिंग नहीं करनी है, थिंक बिफोर राइटिंग, वही है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड क्या है, जो ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं वहाँ इंटरव्यू में, अपने जो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं ना उनके आंसर कॉपी कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उन्हें पता चल जाता है कि ये कॉपी वाला है। क्योंकि अगर आपका रोल नंबर 24 है, आपके चेस्ट नंबर आपके 225 है, तो उन्हें पता चल जाएगा 24 नहीं, 25 ने सेम लिखा है, ठीक है। सो डेट्स फॉर ऑल टुडे यार, मैंने सब कुछ बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। एंड फाइनल एडवाइस मेरी यही है कि बी ऑनेस्ट, कंसिस्टेंट एंड डिफेंडेबल, कि आपके अगर कुछ चीज़ में सवाल पूछा जाए तो आप कभी जो है शांत मत बैठो वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो जो है इंटरव्यू और GTO वो सब अपनी पर्सनैलिटी को उस PI फॉर्म से ही निकालेंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि क्या वो फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। सो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट्स हो या कोई सजेशन हो, या और आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है SSB प्रिपरेशन का, आप जो है उस ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम जो है ऑनलाइन लेक्चर वगैरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एकदम फ्री, कम्प्लीटली फ्री है भाई, तो ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको SSB PVDT और WAT टेट वगैरह की प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी रखी है चैनल पर, जाओगे आप SSB रिकमेंडेशन सीरीज़ में, तो वहाँ पर आकर आप उन वीडियोज़ को देख के दीजिए, दैट विल बी अ ग्रेट वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज। सो लेट्स क्लोज दिस क्लास हियर ओनली।